यूनिट सेकंड हम कर रहे हैं और यूनिट सेकंड में 5 का चैप्टर विद्युत धारा हम कंप्लीट अपना कर चुके हैं और इसके न्यूमेरिकल भी हमने निकाल लिए थे। अब जो इसमें जो 6 का चैप्टर आता है यूनिट सेकंड में जो 6 का चैप्टर आता है विद्युत परिपथ, वो चैप्टर हम आज से स्टार्ट करेंगे। तो अच्छे से इस चैप्टर को आपको देखना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 में पहला टॉपिक। चैप्टर नंबर 6 का रहेगा ये चैप्टर नंबर 6 और यूनिट है सेकंड, यूनिट सेकंड, और जिसका नाम है विद्युत परिपथ। और इस चैप्टर में हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो आता है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम यानी कि किरचॉफ ने क्या बताया था कि जटिल परिपथ जो होते हैं उसमें धारा का मान ज्ञात करने के लिए हम किरचॉफ के नियम को काम में लेते हैं। वैसे कि अगर हम धारा का मान ज्ञात करना चाहें, अगर हमारे पास में कोई सरल परिपथ दिया हो तो उससे हम जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन से हम धारा का मान निकाल सकते हैं। लेकिन अगर अपने पास अगर जटिल परिपथ हो तो जटिल परिपथों के संयोजन के लिए या फिर जटिल परिपथों के लिए जो धारा का मान ज्ञात करने के लिए किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। एक तो दिया था प्रथम नियम किरचॉफ का और एक था दूसरा नियम किरचॉफ का। अब हम पढ़ेंगे इस किरचॉफ का प्रथम नियम है वो किस प्रकार से दिया गया था, किस प्रकार से किरचॉफ के नियम की सहायता से हम धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं, किस प्रकार से किरचॉफ के द्वितीय नियम की सहायता से हम धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों नियम यहाँ पर हम पढ़ेंगे। दोनों नियम अच्छे इंपॉर्टेंट नियम है। तो अब हम पहला नियम पढ़ते हैं, यानी कि जटिल परिपथों के लिए ये नियम दिया गया था कि ताकि विद्युत धारा का मान है वो निकल सके। तो इसमें पहला नियम है किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम या फिर हम इसको संधि नियम भी बोलते हैं, संधि नियम, या फिर हम इसको धारा नियम भी बोल देते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम, संधि नियम, धारा नियम, या फिर हम इसको बोलते हैं KCL, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ का धारा नियम KCL बोल दो। या फिर ये जंक्शन हो गया है JUNCTION, जंक्शन रूल। ठीक है, तो ये किरचॉफ के प्रथम नियम को बोला जाता है संधि नियम या फिर धारा नियम, या किरचॉफ, C का मतलब होगा करंट और L का मतलब लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, जंक्शन लॉ। देखना इसको हमें क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, उसके द्वारा हम किरचॉफ के प्रथम नियम समझेंगे कि इसने प्रथम नियम में क्या चीजें बताई थी। अपने पास एक धारा ये है, एक तार यह है, इस तार में हम मान लेते हैं धारा आ रही है 6 एम्पियर की, जबकि दूसरा तार ये है और इस तार में मान लेते हैं धारा आ रही है 5 एम्पियर। ठीक है, ये इसकी संधि बिंदु है। यहां से धारा जा रही है 4 एम्पियर की। तो आपको ये बताना है इस बिंदु पर धारा है वो कितनी आएगी, और इसको बोलते हैं संधि। जहां 2 या 2 से अधिक रेखाएं या फिर 2 या 2 से अधिक धाराएं आपस में मिलती हैं तो उस बिंदु को बोला जाता है संधि बिंदु। तो यह है संधि, जंक्शन भी इसको बोलते हैं। ये संधि बिंदु के ऊपर कितनी धारा आ रही है 5 एम्पियर, और संधि से कितनी जा रही है, तो 4 एम्पियर की जा रही है, और इसका मान आपको निकालना है। तो देखना है इसके लिए आप क्या करोगे कि जो धारा को हम पानी मान के चल सकते हैं कि जिस प्रकार से पानी बहता है
उसी प्रकार से क्या बहती है, धारा भी बहती है। अगर जितनी धारा ये है उतनी धारा यहाँ पर आएगी। जितनी धारा, जैसे कि ये हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, अगर 10 लीटर ये जा रही है तो यहाँ से निकलेगी भी कितनी, 10 लीटर ही निकलेगी। जैसे कि अपने पास एक कोई पाइप मान लिया, ये अपने पास कोई पाइप है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कम है, इसका ज्यादा है, इसका थोड़ा और ज्यादा है। यहां से जो पानी जा रहा है वो जा रहा है 10 लीटर, तो यहां से भी कितना जाएगा, 10 लीटर जाएगा। यहां से भी कितना जाएगा, यानी कि 10-10 लीटर जाएगा। पानी में कोई कमी है वो नहीं आएगी। उसी प्रकार से हम यहाँ पर धारा को भी समझ सकते हैं। अगर ये 5, 6 और 5 एम्पीयर की यहाँ पर जा रही है तो उतनी ही धारा यहाँ से बाहर निकलेगी। ये नहीं कि संधि बिंदु के ऊपर धाराएं वो नष्ट नहीं होती हैं। ये जो धारा है ये संधि बिंदु इसको खाती नहीं है। यानी कि जितनी धारा जा रही है उतनी, जितनी धारा अंदर जा रही है उतनी धारा क्या जाएगी, बाहर भी जाएगी। यानी कि जो अंदर जाने वाली धाराएं हैं वो बाहर वाली धाराओं के बराबर होती है। यानी कि इसको हम ये लिख सकते हैं, अंदर जाने वाली धारा बराबर किसकी होगी, बाहर जाने वाली धारा की। बाहर जाने वाली धारा की अंदर कितनी जा रही है, 6 और 5, 6 प्लस 5 अंदर जा रही है, बाहर कितनी आ रही है, 4 प्लस आई, ठीक है। 6 और 5 कितने हो गए हैं, 11 बराबर 4 प्लस आई। तो आई इक्वल टू हम करेंगे तो 11 माइनस कितने हो गए, 4, तो आई का मान कितना आ गया अपना, 7 एम्पियर। तो यहाँ पर धारा कितनी जाएगी, 7 एम्पियर जाएगी। अब आप देख सकते हो 6 और 5 11 और 7 और 4 11, जितनी धारा अंदर गई थी उतनी धारा क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। तो जो ऐसा जो नियम था, इस नियम को ही हम बोलते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम, या फिर किरचॉफ का संधि नियम, या फिर किरचॉफ का धारा नियम। यानी कि अंदर जाने वाली धारा है वो बाहर जाने वाली धारा के बराबर होती है। कोई भी एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हो, जितनी धारा अंदर जाएगी उतनी धारा बाहर पे आएगी। और जो धारा संधि बिंदु के अंदर जाती है उसको तो हम लिखते हैं प्लस से, और संधि बिंदु से जो दूर जाने वाली धारा है उसको लिखा जाता है माइनस। अब देखना, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको और समझते हैं। ये तो एक इसका छोटा सा एग्जाम्पल लिया हमने कि किस प्रकार से अंदर जाने वाली धारा है वो बाहर जाने वाली धारा के बराबर होती है। इसको हम जल के, जो जल जिस प्रकार से पानी बहता है उस प्रकार से है वो धारा के बहने की भी हम तुलना कर सकते हैं। जैसे कि अगर 5 एम्पीयर की धारा अगर इस बिंदु पे आ रही है तो उतनी ही क्या जाएगी, इस बिंदु पर भी जाएगी। ये नहीं कि ये संधि बिंदु है, यहाँ पर धारा ही है वो कमी हो जाती है धारा में। इस संधि बिंदु पर धारा के मान में कोई कमी नहीं आती है। जितनी धारा अंदर जाएगी उतनी क्या निकलेगी, बाहर भी निकलेगी। तो यही यहाँ पर लिखा कि अंदर जाने वाली धारा है वो बाहर जाने वाली धारा के बराबर होती है। जैसे कि अंदर जा रही थी एक तो 6 एम्पियर की और एक जा रही थी 5 एम्पियर की, और बाहर कितने निकल रही थी, एक तो 4 एम्पियर की और एक निकल रही थी आई एम्पियर की। तो यहाँ से आई का मान हमने निकाला है, कितना है, 7 एम्पियर। तो अंदर जाने वाली धारा वो बाहर जाने वाली धारा के बराबर होती है। या फिर हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये संधि बिंदु है जहां 2 या 2 से अधिक धाराएं आपस में मिलती हैं, उसको बोलते हैं संधि बिंदु। ये धारा जा रही है I1, ये धारा जा रही है I2 और ये धारा जा रही है I3। यहाँ से निकल रही है धारा I4, ये भी I5 और ये I6, ठीक है। तो यानी कि अंदर जाने वाली धारा है वो बाहर जाने वाली धारा के बराबर होती है। तो I1, I2, I3 वो किसके बराबर होगी, I4, I5 और I6 के। यानी कि कहने का मतलब ये है जैसे कि ये कोई संधि बिंदु है, इसमें धारा जा रही है I1, I2, I3, I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर होगी, I4, I5 और I6 के। I4, I5 और I6
6 के बराबर। तो ये जा रही है धारा अंदर और ये निकल रही है बाहर। तो अंदर जाने वाली धारा और बाहर जाने वाली धाराएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम इसको ये लिख सकते हैं योगफल आई, ये जा रही अंदर, इनकमिंग बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, बाहर निकल रही है, आउटगोइंग। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ये लिख सकते हैं माइनस बराबर कितना, 0 लिख सकते हैं इसको। यानी कि किसी विद्युत परिपथ के संधि बिंदु पर, ये जो संधि बिंदु है, इस बिंदु पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो संधि बिंदु पर क्या होगा, 0 होगा। या फिर हम इसको देखना चिन्ह के साथ इस प्रकार लिखेंगे, यह है I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, बराबर है, तो लगा दिया माइनस I4 माइनस I5 और माइनस I6 बराबर कितना, 0। या फिर I1 प्लस I2 प्लस I3, इसमें माइनस आ गया है कॉमन, अंदर क्या लिख सकते हैं, I4 प्लस I5 प्लस I6 बराबर 0। यानी कि इनकमिंग धारा हो गई है या आउटगोइंग हो गई है, इनका बीजगणितीय योग क्या होगा, 0। यानी कि किसी विद्युत परिपथ के ये जो संधि बिंदु है, इस संधि बिंदु पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। यानी कि आने वाली धारा होगी किसके, जाने वाली धारा के। या फिर हम ये लिख सकते हैं इनकमिंग माइनस आउटगोइंग इक्वल टू 0। यानी कि जो संधि बिंदु है, ये जो बिंदु है, इस बिंदु पर जो कुल धारा है उसका बीजगणितीय योग हो जाएगा 0। तो यहाँ पर चिन्ह परिपाटी के साथ में लिख दिया है। आपको ये भी याद रखनी है कि जो अंदर है संधि बिंदु की तरफ आने वाली धारा तो होती है धनात्मक, और संधि बिंदु से दूर जाने वाली धारा होती है ऋणात्मक। ये बात यहाँ पर लिख देंगे अभी थोड़ी देर में। तब इसकी दो परिभाषाएं आ गई हैं। पहली परिभाषा क्या आई थी कि ये जो आने वाली धारा और बाहर जाने वाली धारा दोनों होती है बराबर। दूसरी आप इसकी परिभाषा याद रख सकते हो कि किसी विद्युत परिपथ के संधि बिंदु पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग होता है 0। और ये जो किरचॉफ का नियम है, ये आवेश संरक्षण के ऊपर आधारित है। आवेश संरक्षण पर ये नियम आधारित है। इसमें आवेश वो क्या रहता है, संरक्षित। ये आपको अभी भी थोड़ी देर पहले बताया गया था। जैसे कि ये कोई बिंदु है, ये इसमें आ रही है 4 एम्पियर की, इसमें आ रही है 6 एम्पियर की, ये मान लेते हैं I है और ये मान लेते हैं 2 एम्पियर है। तो आपको ये बताना है यहाँ पर धारा कितने एम्पियर आएगी। तो आने वाली धारा कितनी रही है, 6 और 4, तो ये हो गए हैं 10 बराबर। जाने वाली धारा एक तो है 2 और प्लस कितना I। तो I इक्वल टू हम करेंगे तो 10 माइनस 2, तो I का मान कितना आ गया है, 8 एम्पियर। यानी कि आवेश में कोई कमी नहीं आ रही है। जितना 10 एम्पियर का आवेश यहाँ पर था उतना ही 10 क्या है यहाँ पर है, यानी कि यह आ गया है 8 एम्पियर। तो 6 और 4 10 एम्पियर और 8 और 2 10 एम्पियर। तो धारा क्या होती है, आवेशों के प्रवाह की दर को तो हम धारा बोलते हैं। तो जितना 10 एम्पियर यहाँ पर था उतना ही 10 एम्पियर यहाँ पर है। तो इसमें आवेश का में कोई कमी नहीं आती है। इसलिए जो किरचॉफ का प्रथम नियम है ये आवेश संरक्षण के ऊपर आधारित है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि किरचॉफ का प्रथम नियम कौन से संरक्षण नियम की पालना करता है। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के नियम की पालन करता है। तो आप इसको समझ भी सकते हो, जैसे कि 6 और 4 10 एम्पियर हो गए, I का मान निकालोगे तो 8 आएगा। तो जिस प्रकार से 6 8 10 एम्पियर यहाँ पर है तो 10 एम्पियर बाहर निकल रही है। तो जो आने वाली धारा और जाने वाली धारा बराबर होती है, यानी कि आवेश है वो इसमें संरक्षित होता है। अब इसकी परिभाषाएं हैं वो अब हम यहाँ पर लिखते हैं। अब इसकी दोनों परिभाषाओं को अच्छे प्रकार से लिख लेते हैं और फिर हम करेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। ये है किरचॉफ का प्रथम। तो देखना आप जो इसकी पहली परिभाषा किस प्रकार से लिख सकते हो कि आने वाली धारा
आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा बराबर होती है। एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, आने वाली धारा जाने वाली धारा बराबर। एग्जाम्पल आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया गया है। दूसरा याद रखना है, किसी विद्युत परिपथ के संधि बिंदु पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। यानी कि योगफल I है वो क्या होता है? संधि बिंदु पर 0 होता है। ये भी आपको अभी बताया गया है, किसी विद्युत परिपथ के संधि बिंदु पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तीसरा पॉइंट याद रखना है, किरचॉफ का संधि नियम आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। किरचॉफ का संधि नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, या फिर आवेश इसमें सुरक्षित होता है। तो ये किरचॉफ का प्रथम नियम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है कि आने वाली धारा और जाने वाली धारा होती है बराबर। किसी विद्युत परिपथ के संधि बिंदु पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0, और किरचॉफ का संधि नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। और जो एक बात और है वो आपको याद रखनी है कि जो संधि बिंदु पर आने वाली धारा है, संधि बिंदु की तरफ आने वाली धारा वो तो होती है पॉजिटिव, और दूर जाने वाली धारा वो क्या होगी? ऋणात्मक होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये मान लेते हैं ये कोई संधि है, इससे दूर जा रही है धारा, और ये धारा संधि की तरफ आ रही है। इसको मान लेते हैं I1, इसको I2, इसको I3, इसको I4। तो आने वाली धारा कौन सी है? संधि बिंदु की तरफ I1 और I2। तो I1 I2 का मान तो होगा धनात्मक, और जो दूर जा रही है I3 और I4 इसका मान होगा माइनस। तो आने वाली धारा को हम हमेशा पॉजिटिव में लिखेंगे, और संधि बिंदु से जो दूर धारा जा रही है उसको हम लिखेंगे नेगेटिव से। तो इसको आप स्क्रीनशॉट है वो ले लेना। अब हम संधि का जो नियम है उस पर एक आधारित एग्जाम्पल है अपने बुक में, वो एग्जाम्पल यहाँ पर करते हैं। ये एक एग्जाम्पल हमारी बुक में दिया हुआ है 6.1 का एग्जाम्पल। इसमें आपको किरचॉफ के प्रथम नियम की सहायता से इस धारा I का मान निकालना है। ये जो धारा यहाँ पर आपको I दिख रही है, इस धारा का मान आपको निकालना है, और यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है C। ठीक है, ये संधि बिंदु A है, और ये संधि बिंदु B है, और ये संधि बिंदु C है, और इस धारा ये जो I धारा है इसका मान हमें यहाँ पर निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहले देखना, हम इस संधि बिंदु A पर देखते हैं कि A के ऊपर क्या हो रहा है। तो आपको याद रखना है, जो संधि बिंदु की तरफ आ रही है वो तो हम लिखेंगे पॉजिटिव, और संधि बिंदु से जो धारा दूर जा रही है उसको हम लिखेंगे माइनस से। तो जैसे ये 3 एम्पियर की धारा है, ये 3 एम्पियर ये संधि बिंदु की तरफ आ रही है, ये संधि बिंदु की तरफ आ रही है। तो जो संधि बिंदु की तरफ आती है उसको हम लिखते हैं प्लस से। तो ये लिख दिया प्लस का 3। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस धारा की 1.5 की। तो ये धारा संधि बिंदु से जा रही है दूर, और जो धारा संधि बिंदु से दूर जाती है उसको हम लिखते हैं माइनस से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? माइनस 1.5। ठीक है, अब ये x भी क्या हो रहा है? इस संधि बिंदु से दूर जा रहा है। तो संधि बिंदु से दूर जा रहा है तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे? माइनस, और समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग क्या होता है? 0। तो बराबर में हमने लगा दिया है 0, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि संधि बिंदु पर समस्त धाराओं को जोड़ दिया है, इनका योग क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, अब इसको हम सरल करते हैं। 1.5 में से हम 3 को घटाएंगे तो हमारे पास में कितना आएगा? 1.5 माइनस का x बराबर 0।
तो यहाँ से x का मान आ गया है 1.5 एम्पियर। x का मान है 1.5 एम्पियर, यानी कि ये जो x दिख रहा है हम इसकी जगह लिख सकते हैं 1.5 एम्पियर। लिख दिया। अब हम बात करते हैं इस संधि बिंदु B के लिए। ये जो संधि बिंदु आपको B दिख रहा है इसके लिए बात करते हैं। तो देखना संधि बिंदु की तरफ कौन कौन सी धारा आ रही है। जो आने वाली धारा तो प्लस और जाने वाली धारा होती है माइनस। तो ये जो x है 1.5 ये संधि बिंदु की तरफ आ रहा है। तो जो संधि बिंदु की तरफ जो धारा आ रही है उसको हम लिखेंगे प्लस से। तो 1.5 यहाँ पर किसका आएगा, प्लस का। अब देखना आगे, ये जो 1 एम्पियर है ये संधि बिंदु से जा रही है दूर, और जो संधि बिंदु से दूर जाती है उसको हम लिखते हैं माइनस से। तो ये माइनस का आ गया है 1। ठीक है। अब ये B से दूर जा रहा है y, तो अगर संधि बिंदु से दूर जा रही है तो माइनस का y और समझदारों का बीजगणित योग 0। अब 1.5 में से हम 1 घटाएंगे तो आएगा 0.5 माइनस y इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम y इक्वल टू करेंगे तो आएगा 0.5 एम्पियर। ये y का मान हमने निकाल लिया है, ये y है, इसकी जगह हमने रख दिया है 0.5 एम्पियर। ठीक है। आगे देखना। अब हम बात करते हैं संधि बिंदु C की। ये संधि बिंदु A के लिए हमने किया है, ये संधि बिंदु B के लिए क्या है। अब हम कर रहे हैं बात संधि बिंदु C के लिए। तो संधि बिंदु ये राशि, ये जो y का मान हमने निकाला है ये संधि बिंदु की तरफ ही आ रही है। तो संधि बिंदु की तरफ आ रही है 0.5, और संधि बिंदु की जो तरफ आती है उसको हम प्लस से लिखते हैं। तो 0.5 प्लस का। अब ये जो 0.25 एम्पियर है ये संधि बिंदु से जा रही है दूर, तो दूर के हम लिए लिखेंगे माइनस 0.25। ठीक है। और ये जो I है ये भी संधि बिंदु से जा रही है दूर, तो माइनस का क्या लिख देते हैं I, और समझदारों का बीजगणित योग 0। अब 0.5 में से हम 0.25 घटाएंगे तो अपने पास में बचेगा 0.25 और माइनस का I बराबर 0। तो जो I इक्वल टू हम करेंगे तो अपने पास आएगा 0.25 एम्पियर। और इसी I का मान हमें निकालना था जो कितना आया है 0.25 एम्पियर। तो इस प्रकार से हम जो किरचॉफ का प्रथम नियम है उसको इस एग्जाम्पल के द्वारा और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आने वाली धारा तो होगी जो संधि बिंदु की तरफ आ रही है उसको लिखेंगे प्लस से, और जो संधि बिंदु की तरफ से दूर जा रही है उसको हम लिखेंगे माइनस से, और समझदारों का बीजगणित योग होना चाहिए 0। बस इतनी सी बात है। या फिर आने वाली धारा है वो जाने वाली धारा के बराबर। ये अपना प्रथम नियम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो आप पहले इस एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट है वो लेना। अब हम बात करेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम की। किस प्रकार से परिपथ में हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं उस कंप्लीट की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं अभी। तो आप हेडिंग क्या डालोगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम। देखना 2 नंबर है किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम, या फिर हम इसको लूप नियम भी बोलते हैं, या फिर हम इसको वोल्टता नियम भी बोल देते हैं, या फिर इंग्लिश में हम बोल देते हैं इसको KVL। ठीक है। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम को हम बोलेंगे लूप नियम, वोल्टा नियम, या फिर किरचॉफ V का वोल्टा L को लो किरचॉफ वोल्टा नियम। ठीक है। अब देखना इसमें क्या होता है किरचॉफ के द्वितीय नियम में। इसको देखना समझने से पहले हम कुछ और चीजें समझते हैं। देखना ये अपने पास एक सेल है,
ये एक सेल है जो बाह्य प्रतिरोध R से जुड़ा हुआ है। ये बाह्य प्रतिरोध R और ये जो सेल है इसका विद्युत वाहक बल है E। ठीक है, ये सेल है, इसका विद्युत वाहक बल है E। और जो इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध वो क्या है? 0। एक सेल लिया हमने, उसका आंतरिक प्रतिरोध है 0, विद्युत वाहक बल है E और बाह्य प्रतिरोध है R। ठीक है, और ये यहाँ पर कुंजी है। जैसे हम इस कुंजी को ऑन करेंगे तो इसमें धारा बहने स्टार्ट हो जाएगी, इस सेल से धारा आनी स्टार्ट हो जाएगी, आई मान लेते हैं धारा आई आ रही है। ठीक है, तो जो ये विद्युत वाहक बल E है, देखना सिंपल सी बात है, तो विद्युत वाहक बल जो E है वो किसके बराबर में होगा? जैसे कि ये धारा यहाँ पर आएगी I, क्योंकि हमें पता है जितनी धारा यहाँ पर आएगी बाई इसका जो आंतरिक प्रतिरोध तो इसमें कुछ है नहीं, आंतरिक प्रतिरोध तो 0, इसलिए धारा के मान में कमी कोई होगी नहीं। इसलिए यहाँ पर जो 10 एम्पियर की आ रही है तो यहाँ पर भी 10 एम्पियर की पहुंचेगी, धारा में यहाँ पर कोई कमी आएगी नहीं। तो जो E है, विद्युत वाहक बल E है, वो किसके बराबर में हो जाएगा? जैसे यहाँ पर धारा पहुंची है तो इस प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। अरे धारा आ रही है तो धारा के कारण जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा, और विभवांतर हम ओम के नियम से निकाल सकते हैं, V = IR। तो जो E बराबर है वो किसके होगा? विभवांतर IR के। ठीक है, एक बात ये याद रखनी है। जबकि दूसरा ये मान लेते हैं अपने पास दो बाह्य प्रतिरोध हैं, एक तो R1 है और दूसरा R2 है। ये अपने पास दो सेल हैं, एक प्लस माइनस, ये यहाँ पर कुंजी लगाई हुई है, और इस सेल का भी आंतरिक प्रतिरोध कितना? 0 है, और इसका भी क्या था? 0 था। ठीक है, इस सेल का विद्युत वाहक बल E1 है और इस सेल का विद्युत वाहक बल E2 है। और जैसे हम इस कुंजी को ऑन करेंगे तो यहाँ से धारा बहने स्टार्ट हो जाएगी, E1 से भी धारा आएगी और E2 से भी आएगी। तो दोनों को मिलाकर हम मान रहे हैं, दोनों से कितनी धारा आ रही है? दोनों से अपने पास धारा आ रही है I आ रही है। यानी कि जो विद्युत वाहक बल E1 E2 है, E1 + E2 है, वो किसके बराबर में हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर धारा आ रही है तो यहाँ पर भी क्या उत्पन्न होगा? विभवांतर, और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और इस सिरे के ऊपर भी विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, और विभवांतर हम ओम के नियम से निकाल सकते हैं। तो IR1 + IR2। ठीक है, इसके लिए जो अपने पास समीकरण बनेगा वो ये बनेगा। देखना कुछ सिंपल सी बात है, ये बात सभी को पता भी होती है कि जैसे कि अपने पास कोई सेल है, इसका आंतरिक प्रतिरोध 0 और ये जो बाह्य प्रतिरोध आ रहे हैं, ये सेल का विद्युत वाहक बल E है। तो जैसे हम इस कुंजी को ऑन करेंगे तो इसमें धारा बहने स्टार्ट हो जाएगी। तो जो विद्युत वाहक बल E है वो किसके बराबर में हो जाएगा? विभवांतर I के, और वोल्टेज को हम लिख सकते हैं ओम के नियम से I × R, यानी कि जो प्रतिरोध R है यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, और विभवांतर V = IR, एक बराबर आ गया है IR। ठीक है, यहाँ तक देखना वोल्टा को नियम से समझने पहले बेसिक चीजें हैं ये आपको बता रहे हैं। अब की बार हमने मान लिया कि दो सेल हैं, ये E1 E2, और ये जो बाह्य प्रतिरोध R1 R2, ये दोनों के आप श्रेणी क्रम में देख रहे हो, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और ये जो सेल है ये भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम के लिए विद्युत वाहक बल आ गया E1 + E2 बराबर, यह भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो IR1 विभवांतर उत्पन्न हो रहा है प्रतिरोध के सिरों के ऊपर जैसे धारा प्रवाहित करेंगे, तो IR1 + IR2। तो ये समीकरण आ गया E1 + E2 बराबर IR1 + IR2। ठीक है, और ये दोनों कंडीशनों में हम मान रहे हैं अपने पास आंतरिक प्रतिरोध 0 है। ठीक, अब देखना ये जो अपने पास समीकरण आया है E = IR, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये अपने पास आया है E = IR। ठीक है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं E - IR = 0, लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से। यानी कि जो E क्या है? विद्युत वाहक बल, IR क्या है? विभवांतर। तो विद्युत वाहक बल वो भी एक तरफ से क्या है? वोल्टेज ही है, और IR भी विभवांतर ही है। तो हम इसको लिख सकते हैं ΔV = 0। यानी कि जो बंद लूप में जो वोल्टताओं का बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है? 0 होता है। जो वोल्टताओं का बीजगणितीय योग होता है वो क्या हो जाएगा? 0। अगर हम बात करें इस समीकरण की, ये था अपने पास है
E1 प्लस E2 बराबर IR1 प्लस IR2। इसकी बात करें तो ये भी क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2 माइनस IR1 माइनस IR2 बराबर हो गया है 0। या फिर डेल्टा, ये क्या है, E1 प्लस E2 वोल्टेज है और IR1 माइनस IR2 ये भी वोल्टेज है, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा V इक्वल टू 0। तो जो समस्त वोल्टताओं का जो बीजगणितीय योग है वोल्टताओं का, वो क्या होता है, 0 होता है। इसी को हम बोलते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम या फिर वोल्टता नियम, और ये हमेशा एक बंद लूप के लिए लागू होता है। किरचॉफ का जो नियम है हमेशा बंद परिपथ के लिए लागू होता है, और समस्त वोल्टताओं का इसमें बीजगणितीय योग है वो क्या होता है, 0 होता है। ये तो इसकी एक परिभाषा हो गई है कि किसी बंद लूप में उपस्थित समस्त वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो E बराबर आई आर, ई क्या है, विद्युत वाहक बल है, और आई आर क्या है कि प्रतिरोध आर के सिरों के ऊपर जो प्रतिरोध जो आर के सिरों के ऊपर वोल्टता है। तो E बराबर हो गया आई आर या फिर E माइनस आई आर। ये विद्युत वाहक बल है, ये अपने हैं वोल्टेज। तो विद्युत वाहक बल भी एक तरफ से वोल्टेज ही होता है, तो इसका अंतर है, इनकी इसका योगफल है डेल्टा V इक्वल टू हो गया 0। इसको भी विभवांतर, इसको भी विभवांतर, तो जो वोल्टताओं का बीजगणित योग है वो हो जाएगा 0। तो आपको एक तो परिभाषा ये याद रखनी है, किसी विद्युत परिपथ के बंद लूप में उपस्थित समस्त सेलों के विद्युत वाहक बलों का बीजगणित योग 0 होता है, या फिर वोल्टताओं का बीजगणित योग 0 होता है। अब हम इसकी दूसरी परिभाषा वो भी देखना किस प्रकार से लिख सकते हैं। ये यही समीकरण लिखते हैं, E इक्वल टू अपने पास है IR, और यह समीकरण है E1 प्लस E2 बराबर IR1 प्लस IR2। ठीक है, E क्या है यहाँ पर, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, और IR क्या है, प्रतिरोध के सिरों के ऊपर वोल्टता, प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता। ठीक है, E1 प्लस E2 क्या है, विद्युत वाहक बलों का योग है, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग, यानी कि विद्युत वाहक बलों का योग, और ये क्या है IR1 प्लस I2, प्रतिरोध R के सिरों पर वोल्टताओं का योग, प्रतिरोध R के सिरों पर वोल्टताओं का योग। या फिर इसी समीकरण को हम ये भी लिख सकते हैं डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा IR, यानी कि योगफल इक्वल टू योगफल IR, यानी कि जो विद्युत वाहक बल हैं, यानी कि विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग है वो किसके बराबर में होता है, परिपथ में प्रवाहित धारा I और बाह्य प्रतिरोध R के बराबर। ठीक है, जो विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग है वो किसके बराबर में होगा, परिपथ में प्रवाहित धारा I और प्रतिरोध R के बराबर में होगा। यह भी किरचॉफ का वोल्टता नियम का ही एक दूसरा रूप है। प्रथम जो इसका जो नियम है या फिर जो इसकी एक नंबर परिभाषा है वो तो है कि समस्त वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, ये तो एक नंबर परिभाषा। जबकि दूसरी परिभाषा क्या है इसकी कि विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग परिपथ में प्रवाहित धारा I और प्रतिरोध R के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, फिर हम ये दोनों परिभाषाएं यहाँ पर लिखते हैं। फिर आपको ये भी बताएंगे कि परिपथ में किरचॉफ का नियम किस प्रकार से लागू होता है। तो आप इसकी अगर फर्स्ट परिभाषा लिखना चाहो तो वो क्या लिख सकते हो, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में बंद लूप में उपस्थित समस्त वोल्टताओं का बीजगणितीय योग, समस्त वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होता है,
शून्य होता है। यह अभी भी आपको बताया गया है। वोल्टाओं का बीजगणित योग क्या हो जाएगा? 0। समस्त वोल्टाओं का बीजगणित योग होता है 0। अगर बात करें इसकी सेकंड परिभाषा की, तो सेकंड परिभाषा क्या आ जाएगी कि जो विद्युत वाहक बलों का बीजगणित योग है वो परिपथ में प्रवाहित धारा I तथा प्रतिरोध R के बराबर होती है। ठीक है, तो इसकी दूसरी परिभाषा भी आप ये लिख सकते हो कि विद्युत वाहक बलों का बीजगणित योग, विद्युत वाहक बलों का बीजगणित योग, विद्युत वाहक बलों का बीजगणित योग परिपथ में प्रवाहित धारा I, परिपथ में प्रवाहित धारा I तथा बाह्य प्रतिरोध R के बराबर होती है। विद्युत वाहक बलों का बीजगणित योग परिपथ में प्रवाहित धारा I तथा बाह्य प्रतिरोध R के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि विद्युत वाहक बलों का बीजगणित योग E वो किसके बराबर में होता है? I R के। ठीक है, या इसकी दूसरी एक परिभाषा और दे सकते हो कि विद्युत वाहक बलों का बीजगणित योग प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न वोल्टताओं के बीजगणित योग के बराबर होता है। क्या लिखोगे? विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न वोल्टताओं के बीजगणित योग के बराबर होता है। इस प्रकार से आप ये लिख सकते हो। ये दोनों आप परिभाषाएं उनको अच्छी तरीके से याद रख सकते हो। ये दोनों परिभाषाएं किरचॉफ के नियम को ही बताती हैं। तो आप इन दोनों परिभाषाओं का भी स्क्रीनशॉट लेना, फिर आपको बताएंगे कि परिपथ में किरचॉफ का नियम किस प्रकार से लागू होता है। अगर कोई सर्किट आपको बना के यहाँ पर दे दिया है और उस पर आपको किरचॉफ का नियम लगाना है तो किस प्रकार से किरचॉफ का नियम लगाएंगे वो अब आपको बताएंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट है वो लेना। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक चिन्ह परिपाटी का पता होना जरूरी है। एक चिन्ह परिपाटी क्या होती है, उस चिन्ह परिपाटी को पहले आपको बताएंगे। चिन्ह परिपाटी समझने के बाद में हम आपको ये बताएंगे कि किरचॉफ का नियम किसी भी बंद परिपथ में किस प्रकार से लागू होता है। तो देखना, एक चिन्ह परिपाटी है उसको अच्छे तरीके से आपको याद रख लेना है। चिन्ह परिपाटी, ये प्रतिरोध है R। ठीक है, ये कोई दूसरा प्रतिरोध है। पहले आप एक बार देखते जाओ बस क्या क्या होता है, फिर यहाँ पर आपको बताएंगे। प्रतिरोध सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है। ये दूसरा सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है संधारित्र, और संधारित्र में Q विभव हो जाएगा Q/V। ये प्लस माइनस, ये दूसरा संधारित्र है तो इसका विभव हो जाएगा Q/V। तो देखना किस प्रकार से आपको परिपथ में चिन्ह परिपाटी है वो लगानी है। यहाँ पर है R और ये है धारा I। अगर हम धारा I की तरफ चलेंगे, इस साइड हम चलेंगे परिपथ में, आपको बताएंगे अभी किस प्रकार से चलना है। ये प्रतिरोध R है और धारा भी इसी साइड बह रही है और हम जा भी इसी साइड रहे हैं, तो विभवांतर आएगा माइनस का IR। विभवांतर कितना आएगा? माइनस का IR। अगर धारा भी इसी साइड जा रही है और इसी साइड हम भी जा रहे हैं तो जो विभवांतर V का मान आएगा वो माइनस का IR आएगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, धारा तो इसी साइड बह रही है लेकिन हम आ रहे हैं इस साइड। धारा के विपरीत दिशा में अगर हम आ रहे हैं तो अपने पास विभवांतर आएगा प्लस का IR। दो बात हो गई है। तीसरी बात,
अगर हम इस साइड से आ रहे हैं और पहले हमें इस प्लस सिरा अगर दिखाई दे सेल का, इस साइड अगर हम इसी साइड से आ रहे हैं, अगर हम पहले हमें इस सेल का प्लस सिरा दिखाई दे, इस साइड से आ रहे हैं, सेल का प्लस सिरा दिखाई दे, तो जो विद्युत वाहक बल आएगा वो आएगा ऋणात्मक। ठीक है, इस साइड से अगर पहले प्लस सिरा दिखाई दे रहा है तो विद्युत वाहक बल माइनस। अगर इस साइड से हम आ रहे हैं और पहले हमें अगर ऋणात्मक जो सेल का वो दिखाई दे, ऋणात्मक चिन्ह दिखाई दे सेल का, तो जो विद्युत वाहक बल आएगा वो आएगा प्लस में। ठीक है, अगर हम इस साइड से आ रहे हैं और हमें संधारित्र का प्लस सिरा दिखाई दे तो विभव आएगा माइनस का Q अपॉन V, धारिता आएगी माइनस Q अपॉन V। अगर हम इस साइड से आ रहे हैं और हमें संधारित्र का पहले माइनस सिरा दिखाई दे रहा है तो हम लिखेंगे प्लस का Q अपॉन V। ये इसकी चिन्ह परिपाटी आपको याद रखनी है। अब हम देखना किस प्रकार से चिन्ह परिपाटी को लगाएंगे। ये अपने पास है एक सेल है, प्लस सिरा माइनस सिरा, वही परिपथ ले रहे हैं जो अभी हमने लिया था, यह कुंजी। इस सेल का विद्युत वाहक बल E है और ये प्रतिरोध है R, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I धारा प्रवाहित हो रही है, और अपने पास इसके लिए समीकरण आया था E बराबर IR। अब हम देखना ये जो बंद लूप है इसको हम नाम दे देते हैं A, B, C और D। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो बंद परिपथ के लिए लागू होता है। तो ये बंद परिपथ अपना बंद लूप है A, B, C, D, A। इस बंद लूप के लिए हमें किरचॉफ का नियम लगाना है। जैसे हम ये चिन्ह परिपाटी लगाएंगे अपने पास E बराबर IR ही निकल के आएगा। तो इससे हम इस बात को भी प्रूफ कर सकते हैं कि अभी तक हमने जो काम किया है वो एकदम से सही काम किया है, क्योंकि जैसे हम इस परिपथ के लिए चिन्ह परिपाटी को लगाएंगे तो देखना E बराबर IR निकल के आएगा। देखना किस प्रकार से लगाना है। ये अपने पास बंद लूप है, बंद लूप है कौन सा A, B, C, D, A। ठीक है, ये बंद लूप हो गया है A, B। सबसे पहले हम A से लेके B तक चलेंगे, बाद में B से लेके C तक, बाद में C से D और D से A। ये अपने पास बंद लूप है। किरचॉफ का नियम हमें लगाना है। तो देखना सबसे पहले हम जाएंगे बिंदु A से B तक, बिंदु A से B तक। तो बिंदु A से B तक जाएंगे तो हम आपको दिखाई दे रहा है इस बिंदु A के बीच में ना ही तो कोई सेल लगा हुआ है, ना ही कोई प्रतिरोध लगा हुआ है, कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखेंगे। दूसरी बात, अब जा रहे हैं बिंदु B से C की तरफ, बिंदु B से जा रहे हैं C, ये रहा बिंदु B, ये रहा बिंदु C, यानी कि इस दिशा में जा रहे हैं और इसी दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है और ये प्रतिरोध R है। तो इसके लिए तो आप देख सकते हो ये कंडीशन लग रही है, हम भी इसी दिशा में जा रहे हैं और धारा भी इसी दिशा में प्रवाहित हो रही है, हम भी इसी दिशा में जा रहे हैं, धारा भी इसी दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो जो विभवांतर आएगा वो आएगा माइनस का I इंटू में R। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस I इंटू में R। ठीक है यहाँ तक। अब हम गए बिंदु C से लेके D तक, तो आप देख सकते हो C और D के बीच में ना ही कोई प्रतिरोध जुड़ा है, ना ही कोई सेल जुड़ा है, कुछ नहीं लगाएंगे यहाँ पर। अब हम करेंगे, जाएंगे बिंदु D से लेकर A तक, D से लेकर A तक पहुंचेंगे। तो जैसे ही D से लेकर A तक जाएंगे तो हमें पता है सबसे पहले हमें सेल का कौन सा सिरा दिखाई देगा, माइनस सिरा दिखाई देगा, क्योंकि हम D से A आ रहे हैं। अगर माइनस सिरा अगर हमें पहले दिखाई दे तो प्लस का क्या लिखेंगे E। तो यहाँ पर आ गया है प्लस का E, और समस्त वोल्टाओं का बीजगणित योग क्या हो गया 0। तो बराबर में लिख दिया 0, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं E बराबर IR। तो देखना स्टार्टिंग में भी हमने ये लिया था E बराबर IR। तो इस प्रकार से हम बंद लूप के अंदर किरचॉफ का नियम लगा सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी, अभी हमने बंद लूप लिया है ABCDA, हम ये लूप भी ले सकते हैं ADCBA, उसके लिए भी देखना यही इक्वेशन आएगी। अब देखना बंद लूप आप ये ले लो, चाहे आपकी मर्जी है, कोई भी बंद लूप ले सकते हो, कौन सा भी, ADCB और A। अब की बार हमने ये बंद लूप ले लिया है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे।
तो देखना हमें सबसे पहले जो सेल का दिखाई देगा पॉजिटिव सिरा, इस साइड जा रहे हैं ए से लेके डी, तो ए से लेके डी तक जाएंगे तो सेल का हमें दिखाई देगा पॉजिटिव सिरा। तो जैसे हमें सेल का पॉजिटिव सिरा दिखाई देगा तो हम विद्युत वाहक बल को किस में लिखेंगे, माइनस में, तो माइनस में लिख दिया है ई। ठीक है, अब बाद में हम गए डी से लेकर सी तक, डी से लेके पहले ए से लेके डी, बाद में डी से लेके सी। तो डी से लेके सी के बीच में हमें पता है कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, ना यहाँ पर कोई प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ना ही कोई सेल जुड़ा हुआ है, तो कुछ नहीं लिखेंगे। तो बाद में सी से बी, ये रहा सी, ये रहा बी, सी से लेके बी, तो सी से लेके बी हम देखना इस साइड आ रहे हैं, धारा के विपरीत साइड आ रहे हैं, और विपरीत साइड के लिए हम क्या लिखेंगे, प्लस का आई आर, प्लस का आई आर बराबर 0, या फिर हम ले सकते हैं ई बराबर इसको आई आर। तो आप किसी प्रकार से चल सकते हो, चाहे आप ए बी सी डी ए के हिसाब से चल सकते हो, या फिर ए डी सी बी ए के हिसाब से भी चल सकते हो। अपने पास में जो विद्युत वाहक बल ई आएगा वो आई आर के बराबर में आएगा। अब हम देखना करते हैं, एक दूसरा भी हमने एक बंद परिपथ लिया था, वो दूसरे बंद परिपथ में हम किरचॉफ का नियम किस प्रकार से लगाएंगे उसके बारे में बात और कर लेते हैं। लेकिन आपको चिन्ह परिपाटी है, इसका ध्यान अच्छे से होना जरूरी है। तो दूसरा हमने बंद लूप लिया था, वो इस प्रकार से लिया था, R1 R2 E1 E2, धारा आ रही है I, ठीक है। तो देखना किस प्रकार से हम इसमें चिन्ह परिपाटी लगाएंगे। ये आप लूप को नाम लिख सकते हो P Q R और S। तो बंद लूप अपने पास है P Q R S P, ये बंद लूप हो गया है। सबसे पहले हम जा रहे हैं बिंदु P से लेके Q तक। तो जैसे हम बिंदु P से लेके Q तक जाएंगे तो हमें पता है बिंदु P और Q के बीच में कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, ना ही कोई सेल है और ना ही कोई प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ना ही कोई संधारित्र जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कुछ चीज़ नहीं जुड़ी हुई है, तो बिंदु P के Q के बीच में हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब बात करें Q और R की, तो Q और R के बीच में देखना ये धारा I है और ये R1 है, और हम जा भी इसी साइड रहे हैं। तो इसी साइड अगर हम जाएंगे तो माइनस का क्या लिखेंगे, IR, और I1 है यहाँ पर तो माइनस का लिखेंगे IR1। ठीक है, इसी साइड जा रहे हैं तो माइनस का IR2, माइनस का IR2 लिख दिया। इस बिंदु के बात करें R और S की, तो R और S के बीच में कुछ नहीं जुड़ा, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं लिखना है। अब हम जा रहे हैं इस साइड S से लेके P की तरफ, S से P की तरफ जा रहे हैं, ये रहा S, ये रहा P। तो सबसे पहले हमें कौन सा चिन्ह दिखाई देगा, माइनस का चिन्ह दिखाई देगा सेल का। तो जैसे हमें माइनस का चिन्ह दिखाई देगा तो हम प्लस का क्या लिखेंगे, E2 लिखेंगे, प्लस का E2। यहाँ तक पहुँच गए हैं, दोबारा से हमें माइनस का चिन्ह दिखाई देगा तो प्लस का क्या लिखेंगे, E1, और बराबर में लिख दिया है 0। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं E1 प्लस E2 बराबर IR1 प्लस IR2, और यही इक्वेशन जो हमने स्टार्टिंग में की थी, ये इक्वेशन स्टार्टिंग में आई थी। तो इस प्रकार से हमें किरचॉफ का नियम लगाना है। ये नियम आप बंद प्रश्न P S R Q P के लिए भी लगा सकते हो, बस आपको चिन्ह परिपाटी का पता होना चाहिए। यानी कि अगर हम इस साइड जा रहे हैं, प्रतिरोध R जुड़ा हुआ है और धारा भी इसी साइड है और हम भी इसी साइड जा रहे हैं, तो वोल्टेज आएगा माइनस का IR। अगर दूसरी बात, अगर हम धारा इस साइड है और अगर हम आ रहे हैं धारा के विपरीत साइड, तो जो प्रतिरोध आएगा, वोल्टेज आएगा, वो प्लस का IR आएगा। अगर सेल जुड़ा हुआ हो और सबसे पहले हम आ रहे हैं और हमें प्लस सिरा अगर सेल का दिखाई दे रहा है तो वहां पर आएगा माइनस का E, यानी कि विद्युत वाहक बल माइनस में होगा। अगर माइनस का सिरा दिखाई दे तो प्लस का विद्युत वाहक बल होगा। तो ये अपने दो नियम थे, किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो किरचॉफ का प्रथम नियम को हम बोलते हैं धारा नियम भी बोल देते हैं इसको, या फिर KCL नियम भी बोल देते हैं। यानी किसी विद्युत परिपथ के संधि बिंदु पर
समस्त धाराओं का बीजगणित योग 0 होता है। एक नंबर बात ये याद रखनी है। दूसरी बात है कि आने वाली जो धारा है वो जाने वाली धारा के बराबर होगी, यानी कि आने वाली धाराओं का बीजगणित योग जाने वाली धाराओं के बीजगणित योग के बराबर होगा। तो ये अपना किरचॉफ का प्रथम नियम था। अब किरचॉफ का दूसरा नियम, जिसको हम बोलते हैं वोल्टा नियम या फिर केवीएल नियम या फिर लूप नियम। तो जो किरचॉफ का जो लूप नियम है ये हमेशा एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। किरचॉफ का दूसरा नियम, एक बात तो ये है इसमें कि किरचॉफ का दूसरा नियम बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो और इसकी जो थ्योरी है वो आपको किस प्रकार से लिखनी है, किसी विद्युत परिपथ में बंद लूप में उपस्थित समस्त सेलों के वोल्टताओं का बीजगणित योग क्या होता है 0, यानी कि समस्त सेलों के वोल्टताओं का बीजगणित योग हो जाएगा 0। या फिर इसकी दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं कि समस्त सेलों के विद्युत वाहक का बीजगणित योग परिपथ में प्रवाहित धारा I तथा प्रतिरोध R के बीजगणित योग के बराबर होता है। ये इसका किरचॉफ का द्वितीय नियम था। अब हम बात करें कि किरचॉफ का द्वितीय नियम परिपथ में किस प्रकार से लगाएंगे। उसके लिए हमें ये चिन्ह परिपाटी का पता होना चाहिए। ये चिन्ह परिपाटी अगर हमें पता है तो क्वेश्चन अगर किसी प्रकार से अगर आपको दिए हुए हों तो चिन्ह परिपाटी लगाकर आप क्वेश्चन को सरल करके वो धारा जो आपको पूछेगा उस I का मान आप आराम से निकाल सकते हो। तो ये अपना टॉपिक था, ये हमने कंप्लीट कर लिया है।